वेलकम एवरीवन, मैं कल्याणी शर्मा आपका स्वागत करती हूँ हमारे चैनल कॉमर्स लर्नर्स में। हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए 12th बिजनेस मैनेजमेंट की क्लासेस। इस डेली क्लासेस में आपको हर चैप्टर, हर टॉपिक पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाया जा रहा है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियो अपडेट्स मिल जाए। वीडियोस लाइक ज़रूर करना, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो उनको भी फ़ायदा मिलेगा। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपके मन में आता है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वेलकम एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे थे बीएम का फर्स्ट चैप्टर, प्रबंध परिचय, प्रकृति, महत्व एवं क्षेत्र। हम लोग इसके परिचय, प्रकृति, महत्व और विशेषताएं पढ़ चुके हैं। अब इसके क्षेत्र पर आते हैं। प्रबंध का क्षेत्र लिमिटेड नहीं है। जिस तरीके से प्रबंध सार्वभौमिक है, पूरे बड़े स्तर पर, बड़े पैमाने पर फैला हुआ है, ठीक वैसे ही उसी आधार पर अगर लिया जाए तो प्रबंध का क्षेत्र भी बहुत विस्तृत है, बहुत व्यापक है। क्योंकि जहां पर मानव समूह के रूप में कार्य करेगा, वहां पर प्रबंध की अवधारणा किसी ना किसी रूप में विद्यमान होगी। कोई ना कोई उसका सिद्धांत वहां पर लागू हो रहा होगा जहां पर मैनेजमेंट हम लोग कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपने निजी क्षेत्र में, निजी जीवन में भी मैनेजमेंट करते हैं, तो वहां पर भी प्रबंध की अवधारणा लागू हो जाती है। अब चाहे वह समूह छोटा हो या बड़ा हो, व्यवसाय के रूप में हो या फिर किसी अन्य संगठन या अन्य क्षेत्र में हो, प्रबंध सभी जगह व्याप्त होता है। तो वो सभी क्रियाएं जो हम मैनेजमेंट के तौर पर कर रहे हैं या प्रबंध की वो सिद्धांत जो लागू हो रहे हैं उन परिस्थितियों में, वो प्रबंध के क्षेत्र में सम्मिलित किए जाते हैं। जिसके संबंध में हेनरी फ्योल ने भी लिखा है कि प्रबंध एक सार्वभौमिक विज्ञान है जो वाणिज्य, उद्योग, राजनीति, धर्म, युद्ध अथवा जन कल्याण सभी पर समान रूप से लागू होता है। अर्थात जहां पर मानव सामूहिक प्रयास कर रहा है, जहां पर मनुष्य समूह के रूप में कार्य कर रहा है और सामूहिक प्रयास द्वारा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में कार्यरत है, संलग्न है, वहां पर प्रबंध आवश्यक होगा। जहां चार लोग आपस में बैठकर मिलकर किसी निश्चित एक उद्देश्य के लिए कार्य कर रहे हैं, तो वहां पर सभी को एक साथ कार्य करने के लिए निर्देशन, नियोजन, संगठन की आवश्यकता होगी। यानी वहां पे प्रबंध किया जा रहा है, वहां पे प्रबंध की क्रियाएं हो रही हैं, वहां पे आवश्यक हैं ये। तो इस प्रकार हम प्रबंध के क्षेत्र को दो प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। पहला तो किसी एक उपक्रम में निष्पादित होने वाली क्रियाओं के क्षेत्र में, जिसे प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र कहा जाता है। ये तो वो क्षेत्र है जो किसी व्यावसायिक संगठन से जुड़ा हुआ है, किसी व्यावसायिक उपक्रम से जुड़ा हुआ है। किसी भी व्यावसायिक उपक्रम में प्रबंध की क्रियाएं होती हैं तो उसे प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र बोलते हैं। और दूसरा आता है विभिन्न प्रकार के संगठन, जिन्हें हम गैर व्यावसायिक संगठन कह सकते हैं। उनमें यदि प्रबंध का प्रयोग किया जा रहा है तो इसे प्रबंध का गैर व्यावसायिक क्षेत्र कहा जाएगा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि कई सेवी वर्गीय संस्थान भी होती हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, निजी हित नहीं होता, बल्कि जनहित होता है। तो उन संस्थाओं में यदि प्रबंधन किया जा रहा है तो इसे बोलेंगे प्रबंध का गैर व्यावसायिक क्षेत्र। चूंकि प्रबंध एक महत्वपूर्ण क्रिया है, इसलिए हम प्रबंध की क्रियात्मक क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। वैश्विक प्रतिस्पर्धा बाजार में, यानी कि वर्तमान युग में, प्रत्येक पक्ष, चाहे वो अंशधारी हो, कर्मचारी हो, ग्राहक हो या सरकार हो, सभी की अपेक्षाएं अब अधिक बढ़ गई हैं। तो इन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रत्येक कार्य को, चाहे वो छोटा हो या परोक्ष रूप से प्रभावित करने वाला हो, इनको पूरा करने के लिए हम विशेषज्ञ या विशिष्ट ज्ञान की सहायता लेते हैं। उपक्रम में विशिष्टीकरण का समावेश करने के लिए हम प्रबंध विशेषज्ञों और प्रबंधकीय कुशलता का प्रयोग कर प्रयुक्त संसाधनों एवं निष्कासित की जाने वाली प्रत्येक क्रिया में करने लगे हैं। अतः उपक्रम संस्था की प्रत्येक संसाधन क्रिया पेशेवर प्रबंधकों द्वारा निष्पादित की जाने लगी है, इसलिए इसे प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र कहते हैं। यानी अब हम स्वयं प्रबंध ना करके इसे पेशेवर प्रबंधकों से करवाने लगे हैं, ताकि हम उनकी विशिष्ट योग्यता का लाभ उठाते हुए अपनी सभी प्रबंधकीय क्रियाओं में विशिष्टीकरण को शामिल करते हुए अपने लक्ष्यों को कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादित कर सकें। ये हमारा परम उद्देश्य है। ये एक व्यावसायिक उपक्रम का उद्देश्य होता है कि कम से कम लागत में हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें। लेकिन ये तभी संभव होगा जब हम अपनी तकनीकों में, अपने मैनेजमेंट सिस्टम में विशिष्टीकरण लाएंगे, कुछ परिवर्तन लाएंगे, आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करेंगे। और ये तभी संभव होगा जब हम पेशेवर प्रबंधकों का उपयोग करते हैं, जब हम प्रबंध में पेशेवरियता को इस्तेमाल करने लग जाते हैं।
तो प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र किसे कहते हैं? जब किसी उपक्रम या संस्था की प्रत्येक संसाधन क्रिया किसी पेशेवर प्रबंधक द्वारा निष्पादित की जाए तो इसे प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या क्रियात्मक क्षेत्र सिर्फ व्यवसाय से ही जुड़ा है? नहीं, इसको क्रियात्मक प्रबंध की क्रियात्मक क्षेत्र का भी वर्गीकरण किया गया है। कितने प्रकार से? 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला तो है व्यावसायिक प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र, दूसरा है गैर व्यावसायिक प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र और तीसरा है प्रबंध का नवीन क्रियात्मक क्षेत्र। तो अब हम इनका गहन अध्ययन करेंगे। पहला लेते हैं हम व्यावसायिक प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र। व्यावसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र में सबसे पहले आता है उत्पादन प्रबंधन। प्रबंध की यह शाखा उत्पादन, नियोजन, किस्म नियंत्रण आदि क्रियाओं को अपने क्षेत्र में सम्मिलित करती है। इसका लाभ ये होगा जब आप अपने उत्पादन में संयंत्रों का अभिन्यास करेंगे, संयंत्रों का निर्धारण करेंगे, संयंत्रों का संचालन करेंगे, अपने उत्पादन का निरीक्षण करेंगे, उसकी किस्म पर नियंत्रण रखेंगे और पूर्व नियोजन करके चलेंगे। इसके अतिरिक्त आप अपनी उत्पादन सामग्री को संग्रहित करना जानते हैं, उसका रख रखाव करना जानते हैं, तो इसका फायदा आपको आपके खर्चों में कमी आएगी और आपके लाभों की अधिकता होगी। इसलिए उत्पादन प्रबंधन भी किसी भी फर्म में आवश्यक होता है। हमें सिर्फ उत्पादन करना ही नहीं है, उसके लिए आवश्यक नियोजन भी करना हमारे लिए आवश्यक है। आवश्यक प्रबंधन भी हमारे लिए जरूरी होता है। दूसरा आता है सामग्री प्रबंधन। सामग्री प्रबंधन की यह शाखा सामग्री के क्रय, भंडारण, ढलाई, उठाई, स्टॉक, नियंत्रण आदि क्रियाओं को अपने क्षेत्र में शामिल करती है। सामग्री प्रबंधन करके आप उसको क्रय करने के बाद में, रूपांतरण के बाद में, उत्पादन करके ग्राहक तक पहुंचाने तक की सभी गतिविधियों का प्रबंधन करते हैं, जिससे आपकी लागत कम से कम होगी, खर्चे कम से कम होंगे। प्रबंध की क्रियात्मक क्षेत्र का तीसरा प्रबंधन है विपणन प्रबंधन। प्रबंध की यह शाखा निर्मित वस्तुओं के विक्रय संवर्धन, बाजार शोध, विक्रय शाखाओं की स्थापना एवं संचालन, वितरण श्रृंखलाओं का चयन, विक्रय शक्ति प्रबंध आदि कार्यों को अपने क्षेत्र में सम्मिलित करती है। इनका पूरा ध्यान वस्तु को ग्राहक तक पहुंचाने के लिए विभिन्न गतिविधियों को करना होता है। इसको करके ये ज़्यादा से ज़्यादा अपनी मांग का सृजन करते हैं। जितनी ज़्यादा मांग का सृजन होगा उतना उत्पादन बढ़ेगा, जितना उत्पादन बढ़ेगा उतनी ही हमारे लाभों में अधिकता आएगी। तो इसलिए विपणन प्रबंधन भी आवश्यक है। यानी कि प्रबंध एक व्यवसाय में वस्तु को कच्चे माल या कच्ची सामग्री को क्रय करने से लेकर पक्के माल के निर्माण और उसे ग्राहक तक पहुंचाने और ग्राहक की संतुष्टि प्राप्त करने यानी फीडबैक प्राप्त करने तक का सभी प्रबंधन सम्मिलित होते हैं एक व्यवसाय में। अगला आता है वित्त प्रबंधन। वित्त किसी भी व्यवसाय का मुख्य आधार होता है। सभी गतिविधियों में वित्त सम्मिलित होता है, इसलिए वित्त प्रबंधन बहुत आवश्यक होता है। प्रबंध की यह शाखा पूंजी की जरूरतों के निर्धारण और वित्त प्रबंधन के स्रोतों की जानकारी करने और पूंजी प्राप्त करने तथा उसके सर्वोत्तम उपयोग को संभव बनाने के कार्यों को अपने क्षेत्र में सम्मिलित करती है। हमने देखे थे वित्त प्राप्ति के स्रोत, हमने पिछली कक्षा में पढ़े हैं कौन कौन से थे, अंश, ऋण पत्र वगैरह वगैरह। तो उनसे पूंजी सिर्फ अर्जित ही नहीं करनी है, हमें सिर्फ पूंजी प्राप्त नहीं करनी है। जब तक में हम उसका सदुपयोग नहीं कर लेते हैं और उसका फीडबैक बेटर नहीं दे देते हैं, तब तक में हमारा प्रबंधन बेहतर नहीं माना जाएगा। अब अगला आता है सेवी वर्गीय प्रबंधन। प्रबंधन की यह शाखा कर्मचारियों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, कार्य मूल्यांकन, योग्यता अंकन, श्रम कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, दुर्घटनाओं की रोकथाम, कार्य दशाओं में सुधार, विवादों का निपटारा आदि कार्यों को अपने क्षेत्र में सम्मिलित करती है। सिर्फ हमें उत्पादन करके ग्राहकों तक पहुंचाना या अपने लिए पूंजी अर्जित करना ही हमारे व्यवसाय का उद्देश्य नहीं है और उसी से ही हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। जब तक हमारे कर्मचारी संतुष्ट नहीं हैं, उनकी परेशानियां खत्म नहीं होती हैं, तब तक एक कार्यालय में विवाद उत्पन्न होगा और जितने अधिक विवाद होंगे उतने ही हमारे कार्यों में देरी होती है। इसलिए हमारे लिए आवश्यक है हम सेवी वर्गीय प्रबंधन यानी अपने कर्मचारियों को बेहतर सुविधाएं दें। उनकी भर्ती की प्रणाली, भर्ती की प्रक्रिया भी हम लोग सुनिश्चित करें। चयन किस प्रकार होगा, उन्हें समय समय पर प्रशिक्षण देना अनिवार्य है ताकि वो नई आने वाली तकनीकों के साथ समायोजन कर सकें। उनका समय समय पर मूल्यांकन करना आवश्यक है ताकि ये देखा जाए कि कहाँ उनके कार्यों में कमी आ रही है। तो ये सब गतिविधियाँ सेवी वर्गीय प्रबंधन में सम्मिलित की जाती। इसके बाद आता है कार्यालय प्रबंधन। कार्यालय क्या होता है और कार्यालय प्रबंधन क्यों आवश्यक है, ये हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा है कि इसके अंदर शाखा में पत्र व्यवहार, सूचना प्राप्ति, प्रेषण, संस्था के भीतर संपर्क श्रृंखला यानी कि कम्युनिकेशन जिसे हम संप्रेषण कहते हैं, उसको बनाए रखने आदि कार्यों को सम्मिलित
किया जाता है। अब आप खुद भी जानते हो कि एक कार्यालय में संप्रेषण कितना आवश्यक है। ये बाह्य तत्वों, बाह्य स्रोतों और आंतरिक स्रोतों के साथ भी बहुत आवश्यक होता है, इसलिए उसका भी बेहतर मैनेजमेंट करके चलना आवश्यक होता है। ये हमने पिछली कक्षा में भी पढ़ा था कि यदि सूचनाएं समय पर प्रेषित नहीं हो रही हैं तो उसका प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे निर्धारित लक्ष्यों पर पड़ता है। क्रियात्मक क्षेत्र में अब आता है परिवहन प्रबंधन। परिवहन प्रबंधन की यह शाखा माल व व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम व्यय तथा कम समय में सुरक्षित पहुंचाने के संबंध में रखी जाती है। इसमें ग्राहकों को परिवहन सुविधाएं दी जाती हैं ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित भी किया जा सके तथा उनके व्ययों को कम किया जा सके। यदि उनकी लागत कम होगी तो उनकी मांग और बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी तो हमारा उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो हमारे लाभों में वृद्धि होगी। इसलिए परिवहन प्रबंधन भी आवश्यक होता है। फिर आता है निर्यात व आयात प्रबंधन। प्रबंध की यह शाखा वस्तुओं के निर्यात और आयात करने संबंधी कार्यों को अपने क्षेत्र में सम्मिलित करती है। निर्यात आयात हम जानते हैं, विदेशों से जो सामान आता है वो क्या कहलाता है, आयात कहलाता है। जब हम वहाँ पर बेचते हैं तो वो निर्यात कहलाता है। तो ये सभी सुविधाएं इस क्षेत्र में सम्मिलित होती हैं। यदि हम अपने व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से जोड़ना चाहते हैं तो हमें निर्यात आयात प्रबंधन आवश्यक हो जाता है, जिसके एग्जाम्पल वर्तमान में कई संस्थाएं हैं जो विदेश में व्यापार कर रही हैं। जैसे अपने बीकाजी हुआ, बीकाजी की भुजिया, बीकाजी का सामान विदेशों तक जा रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है। हम भी चाइनीज माल खरीदते हैं, अदर विदेशों से आए हुए सामान भी खरीदते हैं। तो इसके लिए हमें यदि अपने व्यवसाय को इस स्तर पर लाना है तो उसके लिए हमें आयात निर्यात प्रबंधन करके चलना जरूरी है। अब आता है शोध एवं विकास प्रबंधन। हमने खुद ने देखा है कि ग्राहकों की मांग में कितनी जल्दी परिवर्तन होता है। हम खुद भी किसी एक चीज पर ज्यादा देर तक टिके नहीं रहते हैं। तो ऐसे में एक विक्रेता या एक उत्पादनकर्ता को कैसे पता चलेगा कि ग्राहक की मांग कब बदल रही है, किस प्रकार प्रभावित होती है, क्यों बदल जाती है। तो इसके लिए समय समय पर शोध करना आवश्यक होता है, जिसके लिए उसे शोध एवं विकास प्रबंधन करना आवश्यक है। तो शोध एवं विकास प्रबंधन की यह शाखा टेक्नोलॉजी के विकास, विस्तार, नवाचार यानी कि नए नए परिवर्तन, प्रबंध आदि क्रियाओं के संबंध में संबंध रखती है। तो इसमें हम लोग न्यू टेक्नोलॉजी, नई नई तकनीकों पर गहन अध्ययन करते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहकों को उनकी इच्छा अनुसार वस्तुएं उपलब्ध करवा सकें। फिर आता है लेखाक्रम प्रबंधन। अकाउंटिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, यह हमने पिछले साल भी पढ़ा था कि बिना लेखांकन के हम आगे की गतिविधियां संचालित नहीं कर सकते हैं। हमें यदि नियोजन करना है तो हम पिछले आंकड़ों को ध्यान में रखकर ही भविष्य की योजना बनाते हैं। तो इसके लिए लेखांकन जरूरी है। तो अब इसमें क्या क्या शामिल है? प्रबंध की इस शाखा में हिसाब किताब रखने, लागत लेखे तैयार करने, भुगतान करने, राशियां प्राप्त करने, संपत्तियों का लेखा जोखा रखने आदि क्रियाओं को अपने क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। ये सब हमने पिछली बार भी पढ़ा था कि लेखांकन के जरिए मेरे को ये नहीं पता कि मुझे किसी को कितना बिल चुकाना है, तो फिर मैं बिल कैसे चुकाऊंगी? हो सकता है मैं उसको ज्यादा दे दूं या फिर हो सकता है मैं उससे कम ले लूं। तो यहाँ पे लेखांकन काम में आता है ना। तो इसलिए हमें लेखांकन का प्रबंधन भी करके चलना आवश्यक है। अभिलेखों का संधारण भी करना पड़ता है। ये सब हमने पिछली बार भी पढ़ा है कि हमने लेखा प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है, कैसे अभिलेखों का संरक्षण किया जाता है, कैसे अकाउंटिंग की जाती है। ये सभी गतिविधियां इसमें सम्मिलित होती हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि व्यवसाय के क्रियात्मक क्षेत्र में क्या क्या सम्मिलित है। उत्पादन प्रबंधन, सामग्री प्रबंधन, विपणन प्रबंधन, वित्त प्रबंधन, सेवी वर्गीय प्रबंधन, कार्यालय प्रबंधन, परिवहन प्रबंधन, निर्यात एवं आयात प्रबंधन, शोध एवं विकास प्रबंधन और लेखाक्रम प्रबंधन। अब बारी आती है गैर व्यवसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र की, जहां पर व्यवसाय जुड़ा नहीं है, जहां पर लाभ के उद्देश्य से कार्य नहीं किया जा रहा। ऐसे संगठनों में प्रबंध का क्रियात्मक क्षेत्र में क्या क्या सम्मिलित होता है, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। गैर व्यवसायिक प्रबंध के क्रियात्मक क्षेत्र में पहला आता है जन सेवाओं का प्रबंधन। जन सेवाओं में वो सेवाएं सम्मिलित हैं जो जनहित के उद्देश्य से की जाती हैं, जैसे कि पानी, बिजली, गैस, परिवहन, संचार, चिकित्सा आदि सेवाओं को अपने क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। हमने खुद ने देखा है कि सरकार ने कितनी योजनाएं बनाई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सुलभ तौर पर आसानी से पहुंच सके। इसके लिए बेहतर मैनेजमेंट करना जरूरी होता है। दूसरा आता है वातावरण प्रबंधन। प्रबंध की यह शाखा वातावरण अथवा प्रदूषित होने से बचाने के कार्यों को अपने क्षेत्र में सम्मिलित करती है। वातावरण अथवा पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम सरकार, समाज और उद्योग इन सबका प्रमुख दायित्व बनता जा रहा है, जिसके लिए सभी कार्यरत हैं। कई नियम भी बनाए गए हैं।
इनकी रोकथाम के लिए ये नियम बनाना किसमें शामिल हुआ है? ये प्रबंधन में ही तो शामिल हुआ है। जैसे कि ऐसे कारखाने जिनमें अपशिष्ट पदार्थ ज़्यादा निकलते हैं या धुआं ज़्यादा निकलता है या जहरीली गैसें निकलती हैं, तो वो रेजिडेंशियल एरिया यानी कि जहाँ पर लोग रहते हैं, ऐसे एरियो में नहीं लगाई जा सकती। इसके अलावा ये कचरे उठाने के लिए वाहनों का लगाना, ज़्यादा से ज़्यादा छिड़काव करना दवाइयों का, ये किस में आता है? ये इन रख-रखावों में और प्रदूषण को रोकने के लिए कार्य किए जाते हैं, उस मैनेजमेंट सिस्टम में आता है। दूसरा अगला आता है शिक्षा प्रबंधन। प्रबंध की यह शाखा शिक्षण, प्रशिक्षण, सुविधाओं के विकास, विस्तार और संचालन से संबंध रखती है। शिक्षा भी जनहित के उद्देश्य से की जाने वाली क्रिया है, तो इसका प्रबंधन भी किस प्रकार होता है? ये आपने देखा है कि अभी आप लोग स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, तो भी इसको कितना गहनता पूर्वक या ये बोलें कि कितना सीरियस तौर पर लिया जा रहा है कि आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, इसके लिए मैनेजमेंट किया जा रहा है। आपके एग्जाम्स का टाइम टू टाइम होना, उसके लिए सिलेबस का निर्धारण होना, ये सब किस में आता है? ये मैनेजमेंट सिस्टम में होता है। हर साल कोर्स चेंज होता है, तो उसके लिए न्यू बुक्स लाना, उसके लिए भी एक मैनेजमेंट चलता है, किस प्रकार से क्या क्या शामिल करना है अध्ययन में, बुक्स में, कोर्स में क्या क्या शामिल होगा, क्या नहीं किया जाना है, क्या हटाना है, तो इस सब के लिए प्लानिंग करके चलनी पड़ती है। तो ये सब किस में आता है? ये शिक्षा प्रबंधन के क्षेत्र में आता है। अब आता है प्रतिरक्षा प्रबंधन। प्रतिरक्षा प्रबंधन हमारे सैन्य बलों से संबंधित है। सैन्य बल यानी कि हमारी सेना, जिसकी वजह से हम सुरक्षित होते हैं। तो प्रत्येक देश अपने देश की अपनी सुरक्षा के लिए अपने सेना की प्रबंधन करके चलता है, या ये बोले प्रतिरक्षा प्रबंधन करके चलता है, जिसमें सैन्य संगठनों की स्थापना कहाँ किस प्रकार की जाएगी, उसका संचालन किस प्रकार होगा, उसका नियंत्रण किस प्रकार होगा, ये सभी क्रियाएं इस प्रतिरक्षा प्रबंधन में सम्मिलित होती हैं। जिस देश में प्रतिरक्षा प्रबंधन ठीक प्रकार से नहीं किया जाएगा, उसकी सुरक्षा दांव पर लग जाती है। जिसके अंतर्गत शामिल है प्रतिरक्षा प्रबंधन में अपने सैन्य बलों की मजबूती, उनके हथियारों का प्रबंधन, सैन्य बलों की टुकड़ी, उनका नियोजन, नियुक्तिकरण, ये सभी कुछ इसमें शामिल होता है। फिर अगला आता है न्याय प्रबंध। प्रबंध की यह शाखा कानूनों की विवेचना, अपराधों की सुनवाई और न्याय दिलाने से संबंध रखती है। ये न्याय प्रणाली जनहित के उद्देश्य से की गई है, ये कोई व्यावसायिक इकाई तो है नहीं, तो इसका प्रबंधन जनहित के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। आपने देखा है कि प्रत्येक जिले में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। ये किस लिए? ये क्या है? एक तरीके से ये है न्यायिक प्रबंधन, ताकि लोगों को बहुत दूर दूर ना जाना पड़े, उन्हें वहीं उनके इलाके में न्याय की सुविधा उपलब्ध हो जाए। जैसे कि गांव में पंचायत होती है, ये भी तो सबसे छोटे लेवल पर न्यायिक प्रबंधन है, तो ये सब इसमें शामिल होता है। अब आता है तकनीकी प्रबंधन। प्रबंध की यह शाखा ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा देने वाली सेवाओं और क्रियाओं के विकास और विस्तार को अपने क्षेत्र में सम्मिलित करती है। भारत ने अपना चंद्रयान बनाया और चंद्रमा तक पहुंचा दिया, ये भारत के तकनीकी विकास का उदाहरण है, लेकिन इसके लिए भी प्रबंधन करके चलना पड़ता है। भारत में सभी तकनीकों को बढ़ावा देने, उनके लिए प्रशिक्षण कार्य इत्यादि इत्यादि सब कुछ इसमें शामिल किए जाते हैं। गैर व्यवसाय क्रियात्मक क्षेत्र के बाद में बारी आती है नवीन क्रियात्मक क्षेत्र की। आज के व्यवसाय एवं उद्योग या उपक्रम क्षेत्र में प्रबंध की महत्ता बढ़ने के कारण प्रबंध के कई क्षेत्र महत्वपूर्ण हो गए हैं, लेकिन ये उद्योग की प्रकृति, आवश्यकता, उद्देश्य और क्षेत्र पर निर्भर करते हैं। आज के टाइम में व्यावसायिक उपक्रमों के बढ़ने के साथ साथ उनके जोखिम भी बढ़ गए हैं, तो ऐसे में उन जोखिमों की सुरक्षा के लिए भी हमें प्रबंधन कई बार करके चलना पड़ता है। तो बस वही सुरक्षा इस नवीन क्रियात्मक क्षेत्र में सम्मिलित होती है। तो अब इसमें देखिए क्या क्या सम्मिलित है। पहला है सार्वजनिक उपक्रमों का प्रबंधन करना, दूसरा है आयात निर्यात का प्रबंधन करना, क्योंकि अब जो व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, तो हमें आयात निर्यात प्रबंधन भी करना है। विनियोग व पोर्टफोलियो प्रबंधन, ये विदेशी जो हमारे NRI हैं, जो भारत के लोग हैं, जो भारत की कंपनी में निवेश करना चाहते हैं विदेश में रहते हुए, उनके लिए प्रबंधन करना। विनियोगकर्ताओं यानी निवेशकों के लिए प्रबंधन करना। उद्यमिता प्रबंधन यानी एक उद्योग को स्थापित करके उसके सफल संचालन के लिए प्रबंधन करना। लघु व्यवसायों का प्रबंधन, फार्म प्रबंधन, थोक एवं फुटकर व्यापार का प्रबंधन, ये सभी इस नवीन क्रियात्मक क्षेत्र में सम्मिलित होते हैं। इसके अतिरिक्त है जोखिम एवं सुरक्षा प्रबंधन, जैसे कि बीमा में सम्मिलित होता है। बीमा के बारे में भी इस बार आप बहुत गहराई से पढ़ोगे। विपणन, शोध प्रबंधन, परिवर्तन प्रबंधन,
कार्यक्रम इवेंट प्रबंधन, संघर्षों का प्रबंधन, सीखने का प्रबंधन यानी प्रशिक्षण मैनेजमेंट, समय का प्रबंधन और ज्ञान प्रबंधन, ये सभी इस नवीन क्रियात्मक क्षेत्र में सम्मिलित हैं। ये जो नवीन क्रियात्मक क्षेत्र हैं, ये व्यवसाय को उनके लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक उद्देश्य के तौर पर सम्मिलित किए जाते हैं। ये सहायक उद्देश्य हैं जो व्यवसाय के लक्ष्यों को पूर्ति में सहायक होते हैं। सहायक उद्देश्य क्या होता है, ये मैंने पहले भी बताया था। इस तरीके से आपका प्रबंध का क्षेत्र यहीं पर कंप्लीट हो गया। आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आप लोग अपने नोट्स बनाकर चलो ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो और रिवीजन भी इजी हो। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे प्रबंध प्रक्रिया, उसके चरण, कार्य, प्रबंध की भूमिका और स्तर। अपने नोट्स बना लो। ऑल द बेस्ट। तो आपका बीएम का चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे की स्टडी करेंगे। आपको डेली क्लासेस हम लोग लेकर आ रहे हैं आपके लिए ऑनलाइन, जिसमें विद एक्सप्लेनेशन आपको हर चीज़, आपके हर क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, वो हमारे लिए मोटिवेशन होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए और डेली के रूटीन से अपनी वीडियोज़ को देखते रहिए। जो भी क्वेश्चन आपके मन में आता है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।